यस। तो बच्चा बाटी गुड मॉर्निंग, गुड इडियम, क्या हाल चाल। लेवल तो आज सबके निकल ही जाएंगे भैया। फाइनली देखिए आ ही गया है वो दिन जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। फाइनली बेटा वी आर हियर। लास्ट डे है, लास्ट पेपर है और भैया इसके बाद तो सिर्फ मौज ही मौज है। इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर तो अच्छा ही जाएगा और आप लोग भैया इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार आपसे बच्चे मुझे फटाफट से बता दीजिए। जय महाकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए मैं एक पेपर लेकर आया हूं। ये पेपर क्यों लेकर आया हूं, मैंने मॉड्यूल के पीवाई क्यू के 100 क्वेश्चन डाल दिए। मॉड्यूल के और पीवाई क्यू मिला के 100 क्वेश्चन डाल दिए। मैंने ये सोचा कि भैया चलो सुबह सुबह बच्चों को एक बूस्टर डोज भी दे देते हैं। अब वो सुबह सुबह बोलेंगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ रैंडम क्वेश्चन, तो चलिए मॉड्यूल के क्वेश्चन दिखाते हैं। हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन है। कल वाले, ये वाला और मैंने जो आप लोगों को इतने पीवाई क्यू करवाए थे उसमें से मुझे लग रहा है 70 से 80 मार्क्स का पेपर बैठ जाएगा। और फिर भैया 2 से 4 बजे तक जब आपका पेपर होगा उसे खत्म करने के बाद आप मुझे बताएंगे, पेपर दिखाएंगे, तो मैं एक बार एनालिसिस भी उसका कर दूंगा। सर एक बार प्लीज मोदी जी, क्या बिल्कुल आज आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। सर क्वालिटी बढ़ाओ ना। क्वालिटी मेरे साइड से फुल है, आप अपने साइड से बढ़ाइए बेटा। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, वाह क्या सीन है। तो बच्चा बाड़ी आज बहुत मजा आने वाला है। अभी देखिए हम क्या करेंगे, 90 मिनट्स में पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, सभी बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। 10 बजे से लेकर 10:15 बजे तक एक सेशन है, ठीक है। 15 मिनट का ही सेशन रखेंगे, पूरा इंस्टेंट बूस्टर है। उसके अंदर 5 हैक्स बताऊंगा। पहले 4 हैक्स आपको लगे हाँ सर सही बोल रहे हो, ये चीज कर लेनी चाहिए, ये चीज पहले पता होती तो शायद और ज्यादा स्कोर कर पाते। और 5वें हैक से तो आप शॉर्ट शॉर्ट ज्यादा स्कोर करेंगे, गारंटेड। ओपन चैलेंज आप लोगों के लिए। एक बार से बच्चे 22160 720 के ऊपर जाता नहीं है मेरा लैपटॉप, ठीक है। भैया 355 बच्चे और लाइक सिर्फ 105 की, तो ना इंसाफी है। चलिए क्या मैं शुरू कर सकता हूं, क्या मैं शुरू कर सकता हूं। चलिए कितने मिनट का टारगेट है, 90 मिनट्स का टारगेट है। जुप 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 आगे बढ़ेंगे। कहीं भी आपको लगता है कि सर ये नहीं समझ में, मुझसे पूछ लेना। पीवाई क्यू है और आईसीआई के क्वेश्चन है, बैठने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। 90 मिनट्स का टारगेट 9:30 से कंप्लीट करना, 10 बजे वापस से हम लोग मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड की डेफिनेशन किसने दी है। Economics is the study of mankind in the ordinary business of life was given by Adam Smith, Lionel Robin, Alfred Marshall, Samuelson। तो देखिए एडम स्मिथ ने जो है ना वेल्थ डेफिनेशन दी है। लियोनल रॉबिन्स ने बेटा, रॉबिन्स ने स्केयरसिटी की डेफिनेशन दे रखी है। इन्होंने दे रखी है डेफिनेशन वेल्थ की, इन्होंने स्केयरसिटी की। एल्फ्रेड मार्शल ने बेटा डेफिनेशन दी है, तो एल्फ्रेड मार्शल इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज, प्रमोटिंग बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कोएग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर, कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। तो बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर, यानी कि कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। देयर आर अनलिमिटेड वॉन्ट्स, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन है। देयर आर लिमिटेड वॉन्ट्स, सर ये स्टेटमेंट गलत है। मीन्स आर स्केयर, मीन्स मतलब रिसोर्सेस, रिसोर्सेस स्केयर्स है। एंड्स मतलब वांट्स, वांट्स अनलिमिटेड। रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूज, इकोनॉमिक्स इज साइंस, यस इकोनॉमिक्स इज साइंस व्हिच डील्स विद वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज साइंस व्हिच डील विद मैन। बेटा सेशन को लाइक कर दीजिएगा एक बार, सही बच्चे, हाँ है, काफी बच्चों ने कर दिया। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किस पर बेस्ड है, एथिकल कंसिडरेशन, फैक्ट्स एंड जनरलाइजेशन, व्हाट इज ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मार्शल और पिगू ने इसे प्रोपोगेट किया है। ये वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करता है, ये एथिकल कंसिडरेशन, क्या सही क्या गलत है, जजमेंट की बात करता है। ये है ए, ठीक है, ए इसका आंसर है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बताइए। हाइयर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, सर गलत। हाइयर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, पहले तो यार क्वांटिटी चाहिए, लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है सर, क्योंकि ये फैक्ट की बात कर रहे हैं, जनरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। माइक्रो एंड मैक्रो आर इंटरडिपेंडेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है, दिस इज ट्रू, दिस टू आर इंटरडिपेंडेंट। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय प्लानिंग कमीशन, नहीं, ये प्राइस मैकेनिज्म बायर एंड सेलर मिलकर सॉल्व करते हैं। इन डिडक्टिव मेथड लॉजिक प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, नहीं, डिडक्टिव मेथड में लॉजिक ऊपर से नीचे आता है, जनरल से पर्टिकुलर पे आता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर।
सोशलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया किसने दिया था? आप सभी बच्चे जानते हैं, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने दिया था। शाम बोलते हैं कि भैया इस साल मेरे अनियन क्रॉप खराब है। ये तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। देखो नॉर्मली शाम आए, शाम बोले मेरे अनियन क्रॉप खराब है, तो भैया ये तो एक नॉर्मल, इन्होंने एक बड़ा ही पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब इन्होंने एक फैक्ट बताया। कृष्णा ने बोला क्लाइमेट अफेक्ट्स द क्रॉप यील्ड, सम ईयर गुड सम ईयर बैड। तो कृष्णा ने एक नॉर्मल स्टेटमेंट पास किया, बोला क्रॉप्स के कारण आप लोगों का, क्लाइमेट के कारण क्रॉप्स पे अफेक्ट होते हैं, भी इन्होंने एक फैक्ट बोला। हरी बोलते हैं डोंट वरी, प्राइस राइज विल कंपेंसेट फॉर क्वांटिटी फॉल। बेटा ये क्या बोल रहे हैं कि भैया प्राइस बढ़ जाएगा, जब भी क्वांटिटी मार्केट में कम सप्लाई होती है प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ये भी एक फैक्ट ही बोल रहे हैं, ओपिनियन थोड़ी दे रहे हैं। अब राधे बोलते हैं द गवर्नमेंट आउट टू गारंटी दैट अवर इनकम विल नॉट फॉल। यहाँ पर गवर्नमेंट आउट टू गारंटी, आप गवर्नमेंट को कंपलसरी बोल रहे हैं कि भैया गारंटी दो। यहाँ पर आप अपना ओपिनियन पेश कर रहे हैं, अपना ओपिनियन प्रेजेंट कर रहे हैं। राधे 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 राधे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? कैपिटल बजटिंग। अब किसी बच्चे को कैपिटल बजटिंग याद नहीं होगा तो चैप्टर नंबर 1 में स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो का लास्ट स्कोप दे रखा है, थियरी ऑफ कैपिटल एंड थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल बजटिंग बोला जाता है, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिस्क एनालिसिस भी आता है, बिजनेस साइकिल भी आता है, वो तो हमने पढ़ा ही है चैप्टर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कालरा सर पढ़ाते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम इन एवरी सोसाइटी इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हर सोसाइटी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? टू एंश्योर मिनिमम लेवल ऑफ इनकम फॉर एवरी इंडिविजुअल, टू allocate scarce resources in such a manner that unlimited want are satisfied to the best possible manner, to ensure that production occur in most efficient manner, to provide job to every job seeker। बताइए सर। देखिए आप हर एक को मिनिमम लेवल ऑफ इनकम देना चाहते हैं, कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब ऑल नेशन विदाउट एक्सटेंशन हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, यानी रिसोर्स एलोकेशन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको जॉब देना, आपकी शादी करवाना, आपके बेटा दारू मुक्ति करवाना, ये सारी चीजें यहाँ नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, एकदम न्यूट्रल रहने का। न्यूट्रल रहने का ऐसी कंप्लीट न्यूट्रलिटी किसने बोली है? रॉबिन्स, जोन्स, मार्शल, पिगो। तो देखिए मार्शल और पिगो इन्होंने तो नॉर्मेटिव की बात करी है, इन्होंने तो जजमेंट की बात करी है। लियोनेल रॉबिन्स ने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करी है और इन्होंने बोला एकदम न्यूट्रल रहने का, पक्षपात रहित काम करने का। ठीक है जी, चलिए 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुआ आप बता दीजिएगा। ये सब मैंने ना क्या किया है, पहले 5 चैप्टर के पीवाईक्यू उठाए। मैं आपको बता देता हूं मैंने किया क्या। पहले 5 चैप्टर के पीवाईक्यू उठा लिए, पास्ट ईयर का बहुत डेटा है हमारे पास, और बचे हुए 5 चैप्टर के मॉड्यूल के 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लिए। तो आप बिल्कुल ही मत सोचिएगा सर ये आप लाए कहां से, ये मैं जजमेंट बेसिस पर नहीं बनाया है, मैंने एक सैम्पलिंग बेसिस पर बनाया। 8 सही है, अच्छा 10 में से 10 आ जाने चाहिए थे। ओके, द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज डिराइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, एंजल्स लॉ। तो देखिए कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला अमाउंट ऑफ पर्सन रेडी टू पे माइनस प्राइस। अमाउंट ऑफ पर्सन रेडी टू पे को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कंज्यूमर सरप्लस का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, when the price of commodity increase what will be the effect on quantity demanded? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होता है। the elasticity of supply is greater than 1 when, elasticity of supply greater than 1 कब होता है? elasticity of supply E की वैल्यू greater than 1 कब आएगी? when percentage change in quantity supplied is more than percentage change in price। चलिए ऑप्शन देखते हैं। proportionate change in price is more than proportionate change in quantity supplied, उल्टा बोले proportionate change in quantity supplied is more than proportionate change in price। बेटा आंसर इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आगे बढ़ते हैं, इसमें से सही फॉर्मूला बताइए। देखिए ये वाला फालतू में आ गया क्वेश्चन। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। ये तो कट गए, तो बचा क्या? डेल क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, और अब इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो हम डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल पी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइडेड बाय क्यू बोल सकते हैं। डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल पी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइडेड बाय क्यू, तो द करेक्ट आंसर स्टैंड्स टू बी ए। नेक्स्ट, when the total expenditure incurred by consumer on commodity due to change in its price remain same। क्या बोल रहे हैं बेटा? टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन चेंज। ये कौन सा मेथड है? टोटल आउटले मेथड है।
टोटल आउटले मेथड का कंक्लूजन बता देता हूं। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू को आप कंपेयर करते हो, दोनों बढ़ते हैं या दोनों घटते हैं, डायरेक्शन सेम है, आंसर लेस देन 1 आएगा। अगर एक बढ़ता है एक घटता है, एक घटता है एक बढ़ता है, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो इलास्टिसिटी का आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। और अगर प्राइस बढ़े या घटे, टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज, इलास्टिसिटी का आंसर इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इलास्टिसिटी का आंसर 1 आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन है। व्हेन प्राइस ऑफ सिलेंडर राइजेस फ्रॉम, व्हेन प्राइस ऑफ सिलेंडर राइजेस फ्रॉम 120 टू 200, डिमांड 300 की जगह 200 हो जाती है। आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है, मेथड नहीं बोला, आर्क यूज करिए। ठीक है, सबसे पहले तो निकालिए चेंज डिवाइडेड बाय, सॉरी, Q2 माइनस Q1 डिवाइड Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। तो ये हो गया 1 जा, ये हो गया 4 जा, ये 1 जा, 5 जा, माइनस 0.8। सर माइनस 0.8 तो आ ही नहीं रहा है, तो दूसरा मेथड लगा के देखेंगे। दूसरा मेथड कौन सा है सर, यहाँ पर चेंज कितना हो रहा है 33.33%। सर यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है 66.66%। परसेंटेज चेंज लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, अपने आप लेके लगाएंगे ना परसेंटेज चेंज आ जाएगा, तो आंसर 0.5 आ रहा है। क्या सिखाना चाहता था मैं आपको इससे, आर्क कैसे लगाते हैं, तो आर्क लगा के देखिएगा, आंसर आया तो ठीक, नहीं तो परसेंटेज चेंज लगाइए। ठीक है, बच्चे लगभग 500, लाइक है 300, बहुत ना इंसाफी है रे आदित्य तेरे साथ। नेक्स्ट, ये देखिए 0.5 है इसका आंसर। नेक्स्ट, what is income elasticity of demand when income change by 20% and demand change by 40%? income elasticity का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड है 40%। क्या बोला है, when income changes, हाँ, और इनकम में चेंज कितना है 20%, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। इलास्टिसिटी फॉर हैबिचुअल गुड्स, अगर आपको किसी चीज की हैबिट लग गई है तो उसका प्राइस बढ़े घटे आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, आप उस कमोडिटी को तो भी बाय करोगे क्या, हाँ। तो अगर आपको उस चीज की हैबिट लग गई तो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। अब यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं, या तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा या तो इनइलास्टिक होगा, थोड़ा सोच के आंसर देना पड़ेगा। एक आंसर सिलेक्ट करें, इलास्टिसिटी फॉर हैबिचुअल गुड, अगर मुझे किसी चीज की हैबिट लग चुकी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सार्थक है, सार्थक को बीड़ी की आदत लग गई है, ठीक है, तो प्राइस बढ़े या घटे ये इसको लेगा ही लेगा। तो देखिए आंसर या तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा या तो इनइलास्टिक होगा। अब इंस्टीट्यूट ने ऐसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार किसी को बीड़ी की आदत लगी हुई है, समझो किसी को, क्या हमारी क्लास में कितने बच्चों को समझो बीड़ी की आदत है, ठीक है, बीड़ी की आदत है, तो भैया प्राइस कितना भी बढ़ रहा है कितना भी घट रहा है वो तो पी के ही रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि भैया प्राइस बढ़ने पर एक दो तो कम कर लेते हैं, जैसे मेरे पहचान में एक टीचर है, ठीक है, मेरे पहचान में एक टीचर है, उन लोगों उनको ना मतलब आप समझ लीजिए रसगुल्ले खाने की आदत है बहुत ज्यादा। अब वो हैबिचुअल है उससे, जब रसगुल्ले का रेट बहुत ही ज्यादा होता है तो एक दो रसगुल्ले कम खाते हैं, सीधी बात। पर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर आंसर दिया है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, वी हैव टू गो विथ परफेक्टली इनइलास्टिक। सर आई एम फ्रॉम योद्धा 3.0, सर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अब लगता है हमारा, हाँ आपके लिए तो बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बीड़ी वाला एग्जाम्पल, ठीक है, हैबिचुअल गुड्स में आप याद रखना बीड़ी वाला एग्जांपल, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी आग है, टंग डंग 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 डंग। सी पे जाएंगे बेटा, बीड़ी वाला याद रखना, हैबिचुअल की सर बीड़ी का कुछ नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। सपोज द प्राइस ऑफ मूवी सीन एट थिएटर राइजेस फ्रॉम 120 से 200 हो जाता है, और मैनेजर देखता है 300 से 200 हो गए हैं फॉल। तो अभी आप इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे ना, देखिए सेम जानकारी 120, 200, 300 और 200 यहां पर भी दे रखी थी, लेकिन यहां पर हमारा आंसर पहले 0.8 आया था, याद है कि नहीं, हमारा आंसर यहाँ पे 0.8 आया था, लेकिन हमें 0.8 मिला नहीं तो हम परसेंटेज चेंज पे गए। अब यहाँ पर फिर से वही इंफॉर्मेशन है और आंसर 0.8 आ रहा है, तो हमें 0.8 के साथ जाना चाहिए। बेटा इंसान हूं, कितना फास्ट लूंगा स्पीड बताइए, 10-12 मिनट में 20 क्वेश्चन। स्पीड अच्छी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इफ द प्राइस डिक्रीज फ्रॉम, प्राइस डिक्रीज हो जाता है बच्चों 80 से 60 और इलास्टिसिटी 1.25 है,
आप बताइए देन डिमांड इंक्रीज बाय 25%, डिमांड डिक्रीज बाय 25%, रिमेन कांस्टेंट नन। ठीक है, इसमें लिखा भी है आर्क इलास्टिसिटी, यस। अच्छा सुनिएगा, अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर बच्चे पता नहीं क्यों गलती कर बैठते हैं। बेटा आपको इलास्टिसिटी का आंसर ऑलरेडी दे रखा है, मतलब आपको जो कैलकुलेट करना है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप लोग जल्दबाजी में मत आइए, पहले सुन लीजिए। का आंसर दे रखा है 1.25, ठीक है, और आपको प्राइस का दे रखा है, प्राइस 80 का 60 हो गया, तो क्या मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल सकता हूं? जल्दबाजी मत करो भैया। 19 क्वेश्चन क्या रिपीट करना, आर्क वाला फॉर्मूला लगाना है, Q2 माइनस Q1 डिवाइड Q2 प्लस Q1, P2 प्लस P1 डिवाइड P2 माइनस P1, तो फिर आर्क, कनक आर्क। सो बेटा यहां पर देखिए कितना चेंज हो रहा है सर, चेंज हो रहा है 20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, तो सर परसेंटेज चेंज है 25%। सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25%। जब आप 25% यहां पर है, इसे 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 1.25, आपका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए 31.25%। तो आप जल्दबाजी मत किया करो, जब आपको फिगर्स दे रखे आपने कैलकुलेट क्यों नहीं किया? आपने डिमांड इंक्रीज बाय से डायरेक्टली कैसे बोल दिया? प्राइस डिक्रीज हुआ, आपने क्या तुक्का लगाया सर? प्राइस, आपने पता तुक्का लगाया, प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होना चाहिए, आपने ऐसा तुक्का लगाया। बेटा नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज तो हुआ है पर 31.25%। जब आपको नंबर्स दे रखे तो व्हाई डिडंट यू कैलकुलेट? कैलकुलेट करिएगा ना। अरे बहुत ही गई गुजरी हालत है सिद्धार्थ शर्मा, तुम्हारी बहुत ही गई गुजरी हालत है, बहुत ही गई गुजरी हालत। यहां पर दे रखा है प्राइस 120 की जगह 200 हो गया, क्वांटिटी गिर गई है तो फॉर्मूला गई है। अरे बहुत ही गई गुजरी हालत है बेटा, क्या होगा? अब ये भी सॉल्व करके चाहिए क्या? छी, -0.8, 0.8 सिलेक्ट करना है। छी, अरे तो माइनस साइन आप लोगों को पता है ना, कोएफिशिएंट को इग्नोर करते हैं। अगर आपका आंसर -0.8 भी आ रहा है और क्वेश्चन में -0.8 दे रखा है तो -0.8 पर जाइए, -0.8 नहीं दे रखा है, 0.8 दे रखा है तो 0.8 पे जाइए। कोएफिशिएंट इज इंपॉर्टेंट। अरे भैया, अब देखो, अब बच्चे बच्चे भूल गए हैं कि उनकी एग्जाम है आज। बच्चा बोल रहा है सर सॉल्व करके दो सारी चीजें, भूल गए कि आज आपकी एग्जाम है। मैंने कहा डी लिखा है आंसर, ये अच्छा ये छोड़ दीजिए, ये तो क्या है, मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, वो तो छोड़ दीजिए। बच्चे मेरे से बोल रहे ये भी सॉल्व करो, भाई बहुत ही गई गुजरी हालत है आप लोगों की। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस का आंसर 1.25। अरे आंचल कर रहा हूँ, प्लीज 20 रिपीट कर दीजिए, आपको तो कुछ भी नहीं आता है, आप बच्चों को तो कुछ भी नहीं आता है। तो भैया आपको यहाँ पर बोल रखा है कि प्राइस से 80 का 60 हो गया, इलास्टिसिटी का आंसर है 1.25। तो इलास्टिसिटी कैसे निकलती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसका आंसर ये दे रखा है। ठीक है, अभी ये 1.25 दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो खोज के निकाल सकता हूं, 80 का 60 हो गया है, तो भैया परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100 कितना हो जाएगा सर? 25% हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 31.25%। सो आंसर नहीं आ रहा है। अब इतना मत पूछो रे, कुछ भी पूछते हो तुम, पूरी स्पीड को तुमने तोड़ दिया। बेटा इनोवेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? इनोवेशन का कॉन्सेप्ट दिया है शम्टर साहब ने, इनोवेशन का कॉन्सेप्ट दिया है शम्टर ने। छोड़ो बेटा, शम्टर, शम्टर। What will be the total product when 2 labor hours are hired? बेटा 2 लेबर हायर करने पर टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा? सर यहाँ पे तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ये चाहिए ना हमें, टोटल प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट। एक काम करते हैं, टोटल प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 1 यूनिट करते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड यूनिट आएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड यूनिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट will be 580।
चलिए, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में दो इनपुट कौन से थे? Q इज इक्वल्स टू के L टू द पावर ए C टू द पावर 1 माइनस ए। तो दो इनपुट थे, लेबर और कैपिटल। लेबर और कैपिटल, लेबर का कंट्रीब्यूशन 3/4, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन 1/4। एक और चीज सुनी था, अगर आप इन दोनों की पावर से ऐड करते हो, इनका टोटल आता है 1, ए प्लस 1 माइनस, अगर आंसर आता है 1 तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लेस देन 1 डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, नेक्स्ट, when average product rises as a result of increase in quantity of variable factor marginal product। अब कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है सर? ग्राफ हमको ड्रॉ करना है एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का। लो ड्रॉ कर दिया। when average product rises, सर एवरेज प्रोडक्ट जब राइज हो रहा है, ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं सर? जब एवरेज प्रोडक्ट राइज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट, मोर देन एवरेज प्रोडक्ट। 500 बच्चे के ऊपर है, बढ़िया है। एएफसी कर्व, एएफसी पता है ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। ये रहा आपका एसी कर्व यू शेप, ये रहा आपका एबीसी कर्व यू शेप, ये रहा आपका एमसी कर्व, एमसी कर्व इन दोनों को इनके मिनिमम पॉइंट्स पे कट करता है। और ये रहा एएफसी, एएफसी का शेप कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, कभी भी कोई भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो यार ये कॉन्वेक्स शेप बन जाता है एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है, कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना सभी बच्चों, मैं सॉल्व कर देता हूं, नहीं तो आप समय की बहुत बर्बादी करते हो। ठीक है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 20 यूनिट्स? टोटल कॉस्ट चाहिए। इफ फिक्स कॉस्ट इज 5000 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 2, तो देखिए टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 5000। सर हमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 2 रुपीज पर यूनिट, एक यूनिट का 2 रुपया, तो 20 यूनिट का कितना हो गया सर? एक यूनिट का 2 रुपया, 20 यूनिट का हो गया 40, तो ये हो जाएगा 5040। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो आप जानते ही हैं, ये मैंने बताया आपको, कल ही बताया, इस पर समय नहीं बर्बाद करते हैं। When AC curve is rising, MC must be, अच्छा AC और MC की बात कर रहे हैं, AC कर्व ऐसा है, MC कर्व ऐसा है। When AC is rising, बेटा जब AC राइजिंग है तो क्या आप देख सकते हैं MC is above, MC is above, वो उसके ऊपर है, MC is above। PYQ है भैया, मैंने आपको हर टाइप के करवा दिए, टफ इजी सब करवा दिया, तो ऐसा मत पूछिए आते हो नहीं आते, मैंने हर टाइप के करवा दिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग कर्व किसको बोलते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए, जो एलएसी कर्व रहता है ना उसको हम प्लानिंग कर्व रहते हैं, जो एलएसी कर्व रहता है ना उसे प्लानिंग कर्व कहा जाता है, उसे प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, एनवेलप कर्व भी कहते हैं, एलएसी। सो आंसर इज एलएसी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एलएसी कर्व। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल आया है, ध्यान से देखिए। अ फर्म प्रोड्यूसिंग 9 यूनिट ऑफ आउटपुट हैज एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 200। ध्यान से सुनिएगा, एक फर्म है जिसकी एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 9 यूनिट इज 200 रुपए। अच्छा, एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है सर? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 200। तो कहना है से टोटल कॉस्ट ऑफ 9 यूनिट इज 1800। सर ऑन एन एवरेज 200 रुपए खर्च हुआ 9 लोगों पे, तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 1800। इट हैज टू पे 630 फॉर फिक्स कॉस्ट, इसमें से 630 रुपए तो फिक्स कॉस्ट गए। अब आप जानते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये 1800 है, उसमें से 630 ये हैं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1170। हाउ मच इज एवरेज टोटल कॉस्ट मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? देखो भैया, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 1170। अब इसे क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, 9 यूनिट बनाए ना, 1170 डिवाइडेड बाय 9, आपका आंसर आ जाएगा 130। अच्छा, इसे करने का एक और तरीका है सर, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर एवरेज कॉस्ट इज 200, अभी हम एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा सर? एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 70 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट,
फॉर अ फर्म टू बिकम प्रॉफिटेबल इट शुड एक्सपांड इट आउटपुट। सर कोई भी फर्म को अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो कंडीशन वही है, एमसी इज इक्वल टू एमआर। अगर आप कम बना रहे तो एमसी इज इक्वल टू एमआर तक बनाइए। एमसी इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। हेलो, पेपर कहां पर मिलेगा? जरूरत नहीं है आपको, यहीं पे सॉल्व करके यहीं पे खत्म करो भाई। अब पेपर की मांग मत रखो, यहीं पे सॉल्व करो, यहीं पे खत्म करो। अब इसके बाद जो टफ लग रहा है, अरे रे 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 रे, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं ध्यान से। रुको रुको रुको, ऑप्शन देखने के बाद पता चला हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं अच्छे से। फॉर अ फर्म टू बिकम प्रॉफिटेबल इट शुड एक्सपांड आउटपुट व्हेनेवर। सर एक फर्म ने अपना आउटपुट कब तक कब एक्सपांड करना चाहिए? सर इसने अपना आउटपुट तब एक्सपांड करना चाहिए, ध्यान से देखिए सर, कायदे से उसने यहां पर काम करना चाहिए एमसी इज इक्वल टू एमआर। ये बोल रहे आउटपुट कब बढ़ाना चाहिए? सर आउटपुट तब बढ़ाना चाहिए जब आप इससे पहले हो कहीं, मतलब आप यहां हो, मतलब आपका एमआर ज्यादा है और आपका एमसी कम है। क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा हमने, तो ध्यान से देखिए, फर्म ने कहां पर प्रोड्यूस करना चाहिए? एमसी इज इक्वल टू एमआर पे ही करना चाहिए। पर ये क्या बोल रहे हैं, फर्म ने अपना आउटपुट कब बढ़ाना चाहिए? सर इन्होंने बढ़ाना तब चाहिए जब ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन पे नहीं है, उससे पहले है। इसका मतलब जहां पर आपका एमआर ज्यादा है एमसी से। क्वेश्चन पढ़ा नहीं हमने अच्छे से, ठीक है, प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। शायद भगवान का ये हिंट है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा ये भी बोल सकते थे फर्म ने अपना आउटपुट कम करना चाहिए। सर आउटपुट कम करना चाहिए, कब करना चाहिए कम? सर आउटपुट तब हमें कम करना चाहिए जब हमारा एमसी ज्यादा है एमआर कम है, ठीक है, ओके। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ प्राइस इज फोर्स टू स्टे बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस कॉन्सिक्वेंटली इट कैन बी सेड दैट। अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ये आ रहा है प्राइस और ये आ रही है क्वांटिटी, ठीक है। और अगर हम प्राइस को मजबूर कर रहे हैं कि 100 रुपए की जगह तुम्हें 80 रुपीज पर ही रहना है, हमने मार्केट में कोई ना कोई कंडीशन डाल के बोल दिया कि भैया 80 रुपीज ही रखना है, ध्यान से रखिएगा 80 रुपीज ही रखना है, तो ऐसे समय क्या होगा? सर ऐसे समय आपकी एक्सेस डिमांड एग्जिस्ट करेगी, आपकी डिमांड ज्यादा एग्जिस्ट करेगी। इसका आंसर है एक्सेस डिमांड एग्जिस्ट। इफ प्राइस इज फोर्स टू स्टे बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, भैया 100 रुपए प्राइस होना चाहिए था ये कैलकुलेटर का, पर अगर हमने इसको फोर्स किया कि भैया गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, रेगुलेशन लगाई और इसको 80 पर ही रुकाया, क्या कह सकते हैं फिर हम? सर हम कह सकते हैं वैसे तो 80 रुपए पे 1000 क्वांटिटी, सॉरी 100 रुपए पे 1000 क्वांटिटी बिकनी चाहिए थी, पर जब प्राइस को हमने कम करवाया है मजबूरन तो मार्केट में डिमांड ज्यादा आएगी 1200। पर हाँ एक और बात है, सप्लाई कम रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी ही है। आपकी बुक में करेक्शन अब करने के लिए नहीं बोलूंगा, याद रख लेना। आपकी बुक में तो अब आप करेक्शन कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या ही टाइम है आपके पास करेक्शन का? अगर आपकी बुक में गलत लिख रखा है पीवाईक्यू में तो उसे करेक्ट कर लीजिए। कल हमने एमटीपी में भी ये क्वेश्चन किया था। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है आपको? आप जरा सोच के देखिए ना, ये कैलकुलेटर 100 रुपए का बिकना चाहिए था इक्विलिब्रियम के हिसाब से, 80 रुपए का कर दिया। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ इक्विलिब्रियम पे जो क्वांटिटी उससे ज्यादा क्वांटिटी की मांग आएगी, क्योंकि आपने प्राइस तो कम रखा है। 100 रुपए पे 1000 क्वांटिटी बिकनी चाहिए थी, पर आपने प्राइस तो 80 कर दिया है, ज्यादा डिमांड है सप्लाई कम है। हाँ करेक्ट कर लीजिए, मुझे पता है, मुझे पता है सिद्धार्थ, पर इसलिए मैंने बोला अब बुक में करेक्ट मत करिए, अब डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको थोड़ा दिमाग में उतार लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द कंडीशन फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम? समय नहीं लगाऊंगा, सारी चीजें इक्वल रहती है, सारी चीजें लॉन्ग रन में इक्वल रहती है, सारी चीजें इक्वल रहती है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, द डिमांड कर्व इन ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में डिमांड कर्व कैसा रहता है? किंक्ड रहता है, इनडिटर्मिनेट रहता है, उसे आप बता नहीं सकते, थोड़ा इलास्टिक रहता है, थोड़ा इनइलास्टिक रहता है। नेक्स्ट, द परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेयर द फर्म इज प्राइस टेकर, विच कर्व अमॉन्ग द फॉलोइंग विल बी स्ट्रेट लाइन? सर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू डी डी। सर मार्जिनल कॉस्ट तो नहीं, एवरेज कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट नहीं, हाँ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो सकता है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंगल फर्म एंड इंडस्ट्री वैनिशेस। देखो बेटा, फर्म और इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंस रहता है,
भैया कलेक्शन ऑफ फर्म से इंडस्ट्री बनती है, पर ये डिफरेंस हट जाता है, वैनिश हो जाता है, चला जाता है। ये कहां पर होता है? ये होता है मोनोपोली के केस में। नेक्स्ट, किंग डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू ऑलिगोपोली। किंग डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू ऑलिगोपोली। Which among the following is not an objective of price discrimination? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करें, ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ताकि अपना पुराना स्टॉक निकाल दे किसी ना किसी तरीके से, ताकि एक्सपोर्ट कर सके, इंटरनेशनल ट्रेड में जा सके, ताकि इक्विटी थ्रू प्राइसिंग करें, यानी अमीर से ज्यादा प्राइस, गरीब से कम प्राइस लें। ये सारे रीजन है। टू होल्ड एक्स्ट्रा स्टॉक, सर ये गलत है। एक्स्ट्रा स्टॉक होल्ड करने के लिए थोड़ी करते हैं, हम एक्स्ट्रा स्टॉक बेचने के लिए करते हैं। टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, टू एंजॉय लार्ज स्केल प्रोडक्शन, टू सिक्योर इक्विटी प्राइसिंग, ये सब है। सर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर इसलिए नहीं करते ताकि हम एक्स्ट्रा स्टॉक होल्ड कर सके, हम एक्स्ट्रा स्टॉक को सेल करने के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है, 39 पे आइए। प्राइस लीडरशिप इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। लीडरशिप मतलब एक आदमी लीडर होना चाहिए और बाकी लोग फॉलोअर होने चाहिए। क्या परफेक्ट कंपटीशन में पॉसिबल है कि एक आदमी ने प्राइस सेट किया और बाकी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं? नहीं, परफेक्ट कंपटीशन में यूनिफॉर्म प्राइस होता है। मोनोपोली में कोई लीडरशिप हो सकती है क्या? अब आप सोचेंगे हाँ, अरे बेटा अगर मैं बात करूं लीडरशिप की तो कोई फॉलोअर भी तो होना चाहिए। अगर मैं कहूं मैं लीडर हूं, इसका मतलब कोई ना कोई फॉलोअर तो होना चाहिए, कोई ना कोई मुझे फॉलो करने के लिए चाहिए। मोनोपोली में मैं खुद को लीडर कैसे बोलूं जब कोई फॉलो करने वाला ही नहीं है? वहां पे तो एक छत्र राज है, इसलिए मोनोपोली में भी नहीं होगा। क्या ऑलिगोपोली में हो सकता, सॉरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हो सकता है? सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी मेनी बायर मेनी सेलर है, यहाँ पर भी कोई लीडर नहीं हो सकता। ऑलिगोपोली में हो सकता है प्राइस लीडरशिप, इसे बोला जाता है पार्शियल ऑलिगोपोली। इसे क्या बोलते हैं बेटा? पार्शियल ऑलिगोपोली। पार्शियल ऑलिगोपोली। पार्शियल क्यों बोलते हैं? पार्शियलिटी है सर मार्केट में, एक आदमी बहुत ऊंचा जा रहा है। डैश ऑलिगोपोली रेफर टू अ सिचुएशन वेयर फर्म सेल देयर प्रोडक्ट टू सेंट्रलाइज्ड बॉडी। सभी लोग मिलके अपना प्रोडक्ट है एक ही आदमी या एक ही चैनल के थ्रू बेचते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पुष्पा मूवी में सभी लोग अपना माल एक ही आदमी के थ्रू बेचते हैं, इसे बोला जाता है सिंडिकेट ऑलिगोपोली। इसे कहा जाता है सिंडिकेट ऑलिगोपोली। ठीक है, नेक्स्ट, विच एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट बिजनेस साइकिल? 5 एक्सटर्नल फैक्टर है बच्चों, 5 एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से? वॉर, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल शॉक, natural factor and population growth. Which external factor? So population growth is the external factor, बाकी सब internal है। In long run, reduction in labor supply would cause output to dash and aggregate price to dash. लॉन्ग रन के अंदर आप ही जरा सोचिए, अगर लेबर सप्लाई कम होगा तो आउटपुट पे क्या इंपैक्ट आएगा? आउटपुट गिर जाएगा, और अगर आउटपुट गिर गया मतलब प्रोडक्शन गिर जाएगा, और प्रोडक्शन के गिरने से क्या होगा भैया? मार्केट में तो डिमांड रहेगी। आप देखिए लेबर के ना होने से क्या होगा सर? लेबर के ना होने से आउटपुट नहीं बनेगा, आउटपुट नहीं बनेगा तो आउटपुट तो गिर जाएगा। अब क्या होगा? मांग थी इतनी और आउटपुट आप बना रहे हो इतना सा, तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा, एग्रीगेट प्राइस विल राइज। हाँ, लेकिन ये किसका एग्रीगेट प्राइस बोल रहे हैं? ये अगर फिनिश गुड्स का प्राइस बोल रहे तो आंसर ए है, और अगर ये लेबर का प्राइस बोल रहे हैं हाँ तो भी यही आएगा, ए ही आना है इसका, छोड़िए हर केस में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लीडिंग इंडिकेटर? लीडिंग इंडिकेटर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? सर लीडिंग इंडिकेटर बेसिकली आप इसे मेजर कर सकते हैं। हाँ, इट चेंज आफ्टर रियल आउटपुट चेंजेस। नहीं सर, आफ्टर नहीं होना चाहिए था, बिफोर होना चाहिए था। अब क्योंकि बी चला गया है तो बोथ ए एंड बी तो चला जाएगा। द करेक्ट आंसर वुड बी, एक और चीज बताऊं क्या? मैंने आप लोगों को बताया था न्यू ऑर्डर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, हाउस परमिट, ठीक है, इसमें एक और नया आया है, नया इन्होंने ऐड किया डिलेड डिलीवरीज। ये सब लीडिंग है, डिलेड डिलीवरीज, ठीक है। फिर एक आएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक आएगा रिटेल सेल्स, एक आएगा इन्फ्लेशन। ये सब लैगिंग है, ठीक है, ये लैगिंग है। इन्फ्लेशन कंकरेंट में भी आता है। इन्फ्लेशन, अच्छा ये लैगिंग नहीं है, मेरी मेरी गलती हुई, लैगिंग नहीं है तो कंकरेंट है, कंकरेंट।
अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट क्या है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या है, तो ये सब लैगिंग है, फोटो निकाल सकते हो। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट लैगिंग है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा साल खत्म होने के बाद पता चलता है। फोटो निकाल लीजिए, ठीक है। फ्रॉम हियर, क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम हियर ग्रोथ मूव्स इन रियर डायरेक्शन। भैया यहां से, देखिए क्वेश्चन दो टाइप से हो सकता है, हियर ग्रोथ मूव्स इन रियर रिवर्स डायरेक्शन। अगर आपको सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए, हियर ग्रोथ मूव्स इन रिवर्स डायरेक्शन, अगर आपसे पूछा जाए फ्रॉम हियर, यहां से ग्रोथ गिरती है, तो आंसर शुड बी पीक। और अगर पूछे हियर ग्रोथ मूव्स इन रिवर्स डायरेक्शन, से इतना ही पूछा जाए तो कॉन्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैसे पूछा है, वो देखना है। तो बेसिकली इनका आंसर होना चाहिए फ्रॉम हियर, यहां से ग्रोथ उल्टा डायरेक्शन पकड़ लेती है। आपको पता है ना सर, ये वाले पॉइंट से अब ग्रोथ रिवर्स डायरेक्शन ले लेगी, तो फ्रॉम हियर चाहिए था, फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, ठीक है, फ्रॉम हियर। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए फ्रॉम हियर। अच्छा, पीक क्या है सर, पीक हाईएस्ट पॉइंट भी है, और यहीं से ग्रोथ रिवर्स डायरेक्शन लेती है, तभी तो इसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, तभी तो इसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। टर्निंग पॉइंट बोलने के पीछे रीजन क्या है, यहां से ग्रोथ अब रिवर्स डायरेक्शन पकड़ती है। तो ए पे जाइएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये क्वेश्चन कट कर देंगे, इसमें गलतियां हुई है। इस पे आइए, अकॉर्डिंग टू डैश बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म की बात किसने करी है, पिगू ने। हॉटरे ने बोला ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनिटरी फिनोमिना। जॉन मिनार्ड केन्स ने बोला फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड। शप्टर ने बात करी है इनोवेशन की। सो भैया पिगू बोलते हैं ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म, ठीक है। इकोनॉमिक बूम, बूम आप जानते हैं, बूम किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पीक को बोलते हैं। इज कैरेक्टराइज एज अ पीरियड व्हेन राइजिंग एम्प्लॉयमेंट, हाई डिमांड ऑफ इंपोर्टेड गुड, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दिस। अब आप समझ जाइए बूम का मतलब क्या होता है। बूम का मतलब होता है बेटा पीक, बेसिकली पीक होता है। सो राइजिंग इंप्लॉयमेंट, सर इंप्लॉयमेंट वैसे तो हाईएस्ट रहती है, पर ठीक है। हाई डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड, हाँ होता है सर, हर टाइप की डिमांड बढ़ती है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये भी होती है। तो यहां पर हमें ऑल पे जाना चाहिए। पीक को बूम बोले या नहीं अभी, बेटा आप तो इस क्वेश्चन को एक एक्सेप्शन मान के बूम को एक्सपांशन मान लो, ये ऑप्शन देख के आप इसे एक्सपांशन मान लो। पर इंस्टीट्यूट ने अब क्लियर स्टैंड ले रखा है, क्लियरली बोलती है, अब क्योंकि ये पीवाई क्यू है तो मैं आपके सामने लेकर आया, क्लियरली बोलते हैं पीक का मतलब बूम होता है, और इसे प्रॉस्पेरिटी भी बोला जाता है, PROSPERITY, वैसे प्रॉस्पेरिटी बोला जाता है, ठीक है। पर ये वाले क्वेश्चन लिया ही इसलिए गया, मैंने स्टार को स्टार मार्क करके दिया था कि ये वाला क्वेश्चन ले लो। इकोनॉमिक बूम इज कैरेक्टराइज बाय, अब यहां पर आप देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आप बूम को क्या लेंगे, आपको बूम को एक्सपांशन लेना पड़ेगा, ये सिखाना था। सिंस सर इन स्टडी मटेरियल एक्सपांड, हाँ वो एक जगह है बस। देखो इंस्टीट्यूट ने कंफ्यूज किया है, लेकिन अब नए मटेरियल के हिसाब से ये क्लियर हो चुका है कि पीक का मतलब ही बूम है, बूम का मतलब पीक है। लेकिन ये तो पुराना क्वेश्चन है ना, अगर कल करके पूछ लिया तो की बात है। आरटीपी में लोचा किया है ना, नहीं सब सही किया है। पीक इज बूम अब फिक्स है, पीक इज बूम। 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल आर, अब ये वाला क्वेश्चन भी कट कर दीजिए, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा इंस्टीट्यूट ने इसको भी चेंज कर दिया। इंस्टीट्यूट ने नया ले आई है, इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूं। 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल इन्होंने क्या दे रखे हैं, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रॉफ। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीक, इंस्टीट्यूट नए ऑप्शन लेकर आइए, एक्सपांशन, बूम, डिप्रेशन, ट्रॉफ, कॉन्ट्रैक्शन, बूम, पीक, डाउन स्विंग। तो देखिए एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीक एंड ड्रॉप। अब सर ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। तो इंस्टीट्यूट ने बोला जब दोनों आंसर सही आ रहे हैं तो सीक्वेंस देखो। सो एक्सपांशन के बाद पीक, के बाद कॉन्ट्रैक्शन के बाद ड्रॉप। हाँ, अब दो अगर बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं तो देखिए उसमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे जिसमें सीक्वेंस फॉलो हो रही है, इसमें सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रही है, समझे।
बिजनेस साइकिल अकर्स पीरियोडिकली, सही है सर, आता है समय समय के हिसाब से। हैव डिफरेंट फेजेस, ये भी बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही है सर, इसके 4 फेजेस हम सभी जानते हैं। इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल, किस किस को फर्क पड़ता है? ड्यूरेबल गुड्स और कैपिटल गुड्स को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स और कैपिटल। नॉन ड्यूरेबल और सर्विस को नहीं पड़ता है, याद रखिएगा, नॉन ड्यूरेबल यानी कि फूड और सर्विस को फर्क नहीं पड़ता है, ड्यूरेबल और कैपिटल गुड्स को फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंट यूनिट। अब ये क्वेश्चन मॉड्यूल के, सर रेसिडेंट यूनिट का मतलब क्या होता है? 47 मिनट में 50 क्वेश्चन हमने किए, अब अगले 40 मिनट अपने को क्वेश्चन करने हैं, बचे हुए तुमको देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 रिपीट कर दो। क्वेश्चन नंबर 48 में कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 में चारों ऑप्शन सही है, मतलब ऊपर के दोनों ऑप्शन सही है, पर सीक्वेंस बताओ ना। अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन सेम है तो दोनों में से ज्यादा सही कौन सा है? सर पहले वाले ऑप्शन में सीक्वेंस फॉलो करिए, एक्सपांशन पीक, कॉन्ट्रैक्शन ट्रोफ। सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन इज डिप्रेशन, जब रिसेशन तीव्र हो जाता है। सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन इज डिप्रेशन, जब रिसेशन बहुत एक्सट्रीम होता है तो डिप्रेशन लोएस्ट पर आ जाता है, ठीक है। सर कितने क्वेश्चन है टोटल? 9:30 तक जितने हुए, ठीक है, 9:30 तक जितने हुए। रेसिडेंट यूनिट का मतलब क्या होता है? सर रेसिडेंट यूनिट का मतलब होता है, रेसिडेंट यूनिट का मतलब सिटीजन नहीं, रेसिडेंट यूनिट का मतलब होता है जो मेजरली इंडिया में रहता है, मेजरली, हमेशा नहीं, मेजरली। द बिजनेस एंटरप्राइज विच बिलोंग टू सिटीजन ऑफ इंडिया विद प्रोडक्शन यूनिट सोनली इन इंडिया, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में? नो। द इकोनॉमिक यूनिट हैविंग प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक, मतलब मेजरली इकोनॉमिक इंटरेस्ट in territory of country for 1 year or more irrespective of nationality and legal status, ये बिल्कुल सही है। सिटीजन होल्डिंग, सिटीजन नहीं है सर, सिटीजन वाला क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। हाउस होल्ड एंड बिजनेस एंटरप्राइज कंपोज्ड ऑफ सिटीजन, सिटीजन की बात नहीं है सर। सर नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेसिडेंट इज अ पर्सन हु resides in a country and his economic interest also lies in country। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिटीजनशिप आप 2-3 कंट्री के ले सकते हैं। मेरी दीदी सिटीजन इंडिया की है पर रेसिडेंट वहां पर है कनाडा की, क्योंकि मेजरली उस कंट्री में रहते हैं। सर रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन आर सेम। डिप्रेशन तो सीवियर फॉर्म है, डिप्रेशन तो लास्ट स्टेज है, डिप्रेशन लास्ट स्टेज है, एकदम ट्रोफ को डिप्रेशन बोलते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं। एक्सपांशन है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे, कॉन्ट्रैक्शन चालू, जब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है रिसेशन हो जाता है, और रिसेशन ज्यादा हो जाता है आप लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन तो लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मैं मेरे घर के बैकयार्ड में सब्जियां उगा रहा हूं, क्या वहां पर कोई प्रोडक्शन हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है, फिर भी उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि सब उसे मार्केट में नहीं बेच सकते। Those activity whose value is excluded from national income as it involve double counting, sir double counting का कोई गेम ही नहीं है। Those which produces goods and service but since these are not exchanged in the market they do not command market value, बिल्कुल सही। Those which do not involve production of goods and service, सर गलत है, अरे घर के पीछे बैकयार्ड में सब्जियां उगाई, प्रोडक्शन तो हुआ है। Those which result in production for self consumption and therefore not included, जरूरी नहीं कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो, ठीक है। तो आंसर इज बी। The basic distinction between market price and factor cost, market price and factor cost के बीच में डिफरेंस किसका है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये सब हो गए हमारे। मैंने बताया बूम मतलब पीक, बूम मतलब पीक, लेकिन कभी कभी जब आप बिल्कुल मजबूर हो तो आप बूम को मजबूरी में एक्सपांशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, पर इंस्टीट्यूट बूम को पीक ही लेगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू नेशनल इनकम फॉर कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम? मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था, अगर आप नेशनल इनकम लेंगे, नेशनल इनकम के अंदर आप ऐड करिए सारे ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, और ऐड करिए नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, और एक दो चीजें लेस भी करनी पड़ेगी, आपको मिल जाएगी आपकी पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम और भी कुछ इसमें लेस होगा, मैं बताता हूं। अब इसी में एडिशन की बात करें, चलो मैं आपको पूरा फॉर्मूला ही बता देता हूं, पूरा फॉर्मूला आपके काम आ जाएगा। सर नेशनल इनकम में ऐड करेंगे सारे ट्रांसफर पेमेंट, सर लेस करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, लेस करेंगे रिटेन्ड अर्निंग, तो आपको मिल जाएगा पर्सनल इनकम।
अब इस पर्सनल इनकम के अंदर से अगर मैं आदित्य शर्मा का इनकम टैक्स और आदित्य शर्मा का सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन लेस करूंगा तो डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। सो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज एडेड, ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ट्रांसफर पेमेंट मेड टू फॉरेनर्स, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब जरा ध्यान से देखना इसमें सही क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड, या फोटो निकाल सकते हो उसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू कैलकुलेट, एडेड टू नेशनल इनकम टू कैलकुलेट पर्सनल इनकम। ट्रांसफर पेमेंट ऐड करते क्या, हाँ सर ये तो ऐड करते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐड करते क्या, नहीं ये तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट मेड टू फॉरेनर, मेड टू ये तो भैया माइनस किया जाएगा, इसे ऐड थोड़ी करेंगे, इसे माइनस करेंगे। मिक्स्ड इनकम थोड़ी ऐड करते हैं। गुड मॉर्निंग, द करेक्ट आंसर शुड बी ए। अच्छा, इफ द कंजम्पशन फंक्शन इज C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट, इन अ क्लोज इकोनॉमी मतलब थ्री सेक्टर मॉडल, डिमांड इज सम ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड किस पे आएगा, सी प्लस आई प्लस जी से। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट गया। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये बिल्कुल सही है। तीसरा वाला गलत है क्या सर, तीसरे वाले में नेट एक्सपोर्ट बोला है और चौथे वाले में भी नेट एक्सपोर्ट बोला है, सर बी इज द आंसर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ए की वैल्यू आपको दे रखी है सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, ए की वैल्यू 2000 दे रखी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है, इफ डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू 10,000, अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम 10,000 है तो आपकी नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी। पेपर विल बी इजी, बिल्कुल बिल्कुल सानिया, 100 आने पर आप जो गिफ्ट बोलेंगे वो आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू केन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड बाय, ध्यान से देखना, जॉन मिनार्ड केन्स के हिसाब से कंजम्पशन कैसे निकलता है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई होता है। तो सर आपका जो कंजम्पशन है ना वो आपके ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर पे भी डिपेंडेंट है, आपकी डीआई डिस्पोजेबल इनकम पे भी डिपेंडेंट है, डिस्पोजेबल इनकम। लैम्बोर्गिनी मांग लेना भाई, ठीक है मांग लेना, मांग लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, कंपेंसेशन फॉर द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फ्लड, सर सारी चीजें, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सर इनमें से किसी भी केस में आपने कोई गुड्स एंड सर्विस नहीं दिया सोसाइटी को। अच्छा सर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज, जीएनपी कैसे निकलता है, जीएनपी एमपी कैसे निकलता है, जीडीपी एमपी के अंदर आप एनएफआईए ऐड करेंगे, सर परफेक्ट है। सर डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड करेंगे, डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड करेंगे तो जीएनपी आ जाएगा, पहला वाला ही आंसर मिल गया, ज्यादा देखने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, देखिए 6 चैप्टर निपटा दिए, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये मॉड्यूल के लेवल के क्वेश्चन है भैया, ये मैं अपनी मर्जी से कोई जजमेंट नहीं बना रहा हूं, मॉड्यूल के क्वेश्चन डाल रहे हैं और ये सारे आपने कर लिए हैं, और यही मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जो चीजें आपने कर रखे, जो जो चैप्टर कर रखे वो ऐसा ही मक्खन जाना है। हाँ मैं आप लोगों को ना 10 AM मिलने वाला हूं एक बहुत ही खास सेशन के लिए, वो सेशन तो मस्ट वॉच सेशन है भैया, वो सेशन देख लीजिए आप, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। हाँ, which function does the government perform when it provide transfer payment to offer support to unprivileged, भैया अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांट देना, ट्रांसफर पेमेंट देना है, कौन सा, अलोकेशन, एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, नन। तो भैया अलोकेशन फंक्शन का मतलब होता है सोसाइटी के स्केर्स रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करना, पर ये अमीरों से पैसा लेके गरीबों को बांट रहे हैं, इसे बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। Which of the following is not criteria for determining distribution of central taxes, कल ही मैंने आपको बताया था, कल ही मैंने आपको बताया था सेंट्रल टैक्सेस को बांटने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आपको लेना है एरिया, सर्कल बना दिया, फिर लेना है पीडीएफ, पीडीएफ मतलब पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, फिस्कल एंड टैक्स एफर्ट्स, ठीक है, और लास्ट है फॉरेस्ट। सर डेमोग्राफी तो लेते हैं, देखो डेमोग्राफी लेते हैं,
फॉरेस्ट लेते हैं, टैक्सेस लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस नहीं लेते। कल ही सिखाया था मैंने आपको। चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल नहीं किए, चैप्टर 6 का न्यूमेरिकल किए किए ही नहीं, क्यों नहीं किए? करने चाहिए थे, मैंने तो करवाए। सर एक बार इन्फ्लेशन रेट फाइंड करने का फॉर्मूला बता दीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकाल के आना चाहिए। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी ऑफ ईयर, सॉरी नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो इससे आपको मिल जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1। ऐसा ही आप जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 निकालिए और इन दोनों के बीच में परसेंटेज चेंज निकाल लीजिए, इन्फ्लेशन आ जाएगा। मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100 करके आपका आंसर आ रहा है लेट्स से 130 पहले साल में, और जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 आ रहा है 140। तो आप परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाइए, 140 माइनस 130 डिवाइडेड बाय 130, 10 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100। तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर की मदद से इन्फ्लेशन इतना आ जाएगा। ठीक है, आपका इन्फ्लेशन इतना आ जाएगा 7.69। पीडीएफ लेकर सच में क्या करोगे, फोटो निकाल लो। नेक्स्ट, फ्री राइडर प्रॉब्लम अराइजेस। फ्री राइडर प्रॉब्लम मतलब फुकट चंदों की प्रॉब्लम। एबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट टू प्रोड्यूस गुड्स एट जीरो मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल बेनिफिट कैन नॉट बी कैलकुलेट ड्यू टू एक्सटर्नैलिटी। द गुड्स और सर्विसेज इज नॉन एक्सक्लूडेबल। जनरल पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फ्री राइडिंग की प्रॉब्लम क्यों आती है? सर फ्री राइडिंग की प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि लोग फुकट चंद है। अब बताइए इसमें फुकट चंद कहां पे दिख रहा है? फुकट चंद कहां पे दिख रहा है? सर गुड्स एंड सर्विसेज नॉन एक्सक्लूडेबल। करेक्ट आंसर इज गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉन एक्सक्लूडेबल। सर फ्री राइडिंग की प्रॉब्लम इसलिए आती है कि आप इन फुकट चंदों को फेंक नहीं सकते। सर यहाँ प्रोडक्शन की क्या ही बात कर रहे हो, बेनिफिट्स की क्या ही बात कर रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट जनरल पॉवर्टी की क्या बात कर रहे हो, ये फुकट चंदों को आप फेंक नहीं सकते, इसलिए फ्री राइडिंग होता है। अच्छा, कंपटीशन एक्ट क्यों आया? प्रमोट मोनोपोली पोजीशन। सुनते से ही गलत लग रहा है, कंपटीशन एक्ट का काम है मोनोपोली तोड़ना। प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट, बिल्कुल सही लग रहा है। डिटरमाइन प्राइसिंग अंडर नेचुरल मोनोपोली। मोनोपोली तो तोड़नी है। हाँ, अगर एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है और वो दिमाग खा रहा है तो उसको छोड़ देना ही सही है। उसका तुक्का कैसे मारना है मैं आपको सिखाऊंगा। 10 बजे का सेशन सुपर इंपॉर्टेंट है, 9:30 तक ये क्लास चलेगी। 9:30 के बाद मैं आपको अगर कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा। 10 बजे हम लोग सीधा मिलेंगे। 10 बजे से लेकर 10:15 बजे वाला सेशन आपको देखना है। मैं गारंटी से कहता हूं आपके मार्क स्काई रॉकेटिंग ऊपर जाएंगे, स्काई रॉकेटिंग। 100 क्वेश्चन का लेकर आयो ना बेटा टेस्ट, आधे घंटे में हो जाएंगे 30। 5-7 बचेंगे, उसकी फोटो ले लेना। सर एक अभी तो बताया श्रेया थोड़ी देर पहले, बच्चे अजीब बात कर रहे हैं। आपको अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की जगह टोटल रेवेन्यू भी देते हैं, दे रखा है, आपको कंपेयर करना है। प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी गिर रहा है। दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, सेम डायरेक्शन, इलास्टिसिटी लेस देन। अगर प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, प्राइस घट रहा है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और अगर प्राइस बढ़े या घटे, टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। अब मत पूछना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट फेलियर अकर व्हेन। ये मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट फेलियर कब होता है? गवर्नमेंट फेल टू इंप्लीमेंट इट्स इलेक्शन प्रॉमिस, इसे गवर्नमेंट का फेलियर बोलते हैं। गवर्नमेंट इज अनेबल टू गेट री इलेक्टेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इनइफेक्टिव एंड फ्रेश इशू लेकर आते हैं। भैया गवर्नमेंट अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाई तो ये कोई गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है, इसे गवर्नमेंट फेलियर नहीं बोलते। गवर्नमेंट वापस से इलेक्ट नहीं हुई, इसे गवर्नमेंट फेलियर नहीं बोलते। गवर्नमेंट फेलियर का मतलब है कि भैया मार्केट में गवर्नमेंट ठीक करने आई समस्या, लेकिन और नई समस्या क्रिएट करके चली गई। ठीक है, नहीं तो आप लोगों को लगेगा सर गवर्नमेंट अपने प्रॉमिस पूरे नहीं करेगी, गवर्नमेंट फेलियर है। पॉलिटिकल फेलियर है ये, जो है ये पॉलिटिकल फेलियर है, ये गवर्नेंस से रिलेटेड फेलियर नहीं है। अरे भैया अभी मॉरल हजार्ड के बारे में बताऊं, इसके बारे में बताऊं, यही सारी चीजें बताते रहो, पूरा कॉन्सेप्ट ही बताते रहो। मॉरल हजार्ड का मतलब होता है कि भैया जब आप खुद के ऊपर रिस्क लेते हो, खुद रिस्क लेते हो, गाड़ी बहुत आड़ी टेढ़ी चला रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है सामने वाला इंश्योरेंस भर देगा। कॉर्पोरेट टैक्स, हाँ ये पढ़िए, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या है? कंपनी जो इनकम टैक्स भरती है, इज कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड कैन बी अ कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। सर गलत है,
कैपिटल रिसीट वो होता है जिसमें या तो आपके असेट कम होते हैं या तो लाइबिलिटी बढ़ती है। अभी अनअकैडमी अगर सरकार को टैक्स दे रही है तो इससे सरकार के एसेट थोड़ी कम हो रहे हैं, लाइबिलिटी थोड़ी बढ़ रही है। तो सर ये यूनियन सरकार ही कलेक्ट करती है, पर ये कैपिटल रिसीट नहीं है। मे बी कलेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट, गलत। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। मे बी कलेक्टेड बाय आइदर, गलत। इज कलेक्टेड बाय यूनियन एंड इज रेवेन्यू रिसीट। इसे यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। यूनियन मतलब इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, नाम ही उसका सीबीडीटी। ओके। गवर्नमेंट बोरोइंग इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। गवर्नमेंट ने बोरो किया, इसे कैपिटल रिसीट क्यों मानते हैं? क्योंकि कोई भी रिसीट कैपिटल रिसीट तब कहलाती है जब आपके पास पैसा तो आ रहा है और इससे या तो आपके असेट कम हो रहे हैं या तो लाइबिलिटी बढ़ रही है। गवर्नमेंट बोरोइंग से आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है। इट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। सी नहीं है बेटा। अगर वो आपसे पूछते कि कैपिटल रिसीट का मतलब क्या है तो फिर ए और बी होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब बोरोइंग्स की बात करिए, बोरोइंग से एसेट थोड़ी कम होगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि कैपिटल रिसीट का मतलब क्या है तो वो ए भी है बी भी है। पर अगर सिर्फ आपसे बोरोइंग पूछ रहे हैं, बोरोइंग मतलब लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो सिर्फ यही वाला हिस्सा आएगा ना। ठीक है। ड्यूरिंग रिसेशन फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड। रिसेशन के टाइम गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को पुश करना चाहिए, गवर्नमेंट ने बहुत एक्सपेंडिचर करना चाहिए, टैक्सेस कम करने चाहिए। इंक्रीज द टैक्सेस, गलत। डिक्रीज द टैक्सेस टू इंश्योर हायर इनकम, सही है सर। इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज टैक्सेस, सर इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो सही है, पर टैक्स बढ़ाना ये गलत हो गया। अभी तक तो बी नजर आ रहा है, बी इज द आंसर। नेक्स्ट, which of the following policy is likely to shift economy's aggregate demand curve to right? इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इकोनॉमी में डिमांड कर्व को राइट शिफ्ट कर सकता है, यानी डिमांड बढ़ा सकता है? इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाँ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, गवर्नमेंट खर्चा करेगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा, तो यस। डिक्रीज इन टैक्सेस, हाँ सर इससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। टैक्स कट अलोंग विद पब्लिक एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही, हाँ भाई हाँ। Next, why government compete with private sector to borrow money for securing resources for expansion policy? बेटा देखिए कई बार क्या होता है, मार्केट में चल रहा होता है रिसेशन, फ्री ट्रेडिंग ब्लॉक एंड फ्री ट्रेड एरिया वो वाले छोड़ दीजिए, कस्टम यूनियन, फ्री ट्रेड एरिया, आरटीए, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। उसके ऊपर क्वेश्चन आया तो ज्यादा से ज्यादा एक आएगा, कंफ्यूज हो गया तो सब कुछ उड़ जाएगा। सर पेपर मैनेज करने की टिप्स आपको सीधा 10 बजे मिलेगी भैया, 10 बजे शार्प आना है, आपके सीधा 10 मार्क्स बढ़वा दूंगा। वापस बार बार मत पूछिए, ठीक है। अभी हम 9:30 तक जितने क्वेश्चन हुए ना उतने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सर मेरा लॉ का पेपर इतना अच्छा नहीं गया है, मैथ्स में ज्यादा नंबर नहीं आ पाएंगे। एक बात बताओ, एक बात बताओ आयान, अभी क्या कर सकते हो तुम ज्यादा समय? दो ऑप्शन है, या तो अभी मातम बनाओ, या तो तुम सोचो ये 2 घंटे में मेरी लाइफ का बेस्ट घंटे दे देता हूं, बाकी जो होगा भगवान के हाथ में है। आपके ऊपर, चॉइस इज योर्स। ठीक है, नहीं हुआ तो बचे हुए का स्क्रीनशॉट ले लेना, वहां पर आंसर है। ठीक है, क्योंकि मेरे को अपने अगले सेशन प्रिपेयर करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। वाइल इफ गवर्नमेंट कंपीट विद प्राइवेट सेक्टर टू बोरो मनी फॉर सिक्योरिंग रिसोर्सेस। देखो कई बार क्या होता है जब इकोनॉमी में रिसेशन चलता है, गवर्नमेंट भी बोरो करती है, गवर्नमेंट भी बैंक के पास जाती है और बोरो करती है, बोलती है हमको भी पैसे दो, और बेटा प्राइवेट सेक्टर भी बोलता है हमें पैसे दो। तो ऐसे समय बैंक वाला बोलता है मैं तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा। तो प्राइवेट सेक्टर जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट से उसको फर्क पड़ता है, वो बोलता है भैया मैं चला, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इतने महंगे पर पैसा नहीं उठा सकता, लेकिन गवर्नमेंट इतने महंगे पर पैसा उठा लेती है। तो इससे इंटरेस्ट रेट मार्केट में बहुत बढ़ जाता है और प्राइवेट सेक्टर मार्केट के बाहर चला जाता है। मार्केट को ठीक करने के लिए आया था प्राइवेट सेक्टर पर, इतना महंगा इंटरेस्ट रेट वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसे बोला जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इट इज लाइकली दैट इंटरेस्ट रेट विल गो अप एंड फर्म may not be willing to invest, true. It is likely that interest rate will go up and individual too may be reluctant to borrow, yes. firms भी borrow नहीं कर पाएगी इतना महंगे ब्याज पे, ना ही इंडिविजुअल borrow कर पाएगा। It is likely that interest rate will go up and the desired increase in aggregate demand may not be realized, true. सर सारी चीजें सही है। नेक्स्ट,
हम्म। अब बच्चों, यहाँ पर तुम अपनी क्या आपस में आशिकी लड़ा रहे हो? हाँ, अभी क्या आशिकी लड़ा रहे हो? पढ़ लो चुपचाप यहाँ पे। हाइयर द डैश, हाइयर वुड बी द डैश एंड लोअर वुड बी डैश। यहाँ पे तीन डैश है। हाइयर द डैश, हाइयर वुड बी डैश ऑफ होल्डिंग कैश एंड लोअर वुड बी डैश। ठीक है, ध्यान से पढ़ेगा, तीन डैश पढ़ने। हाइयर द डैश, हाइयर वुड बी डैश ऑफ होल्डिंग एंड लोअर वुड बी डैश। हाइयर द डिमांड फॉर मनी, higher would be opportunity cost and lower would be interest rate. Higher the price level, higher would be the opportunity cost and lower interest rate. Higher the real income, higher would be opportunity cost, higher the interest rate, higher opportunity cost and lower would be demand for money. D है इसका आंसर। अब इसको पुट करके देखते हैं सबसे सही कैसे बैठ रहा है। मान लीजिए हाइयर है इंटरेस्ट रेट, बैंक में आपको अच्छा ब्याज मिल रहा है, तो भैया अगर तुम पैसा अपनी जेब में रखोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है। बैंक में ब्याज मिल रहा, तुम जेब में पैसा रख के बैठे हो, बैंक में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, मतलब तुम जेब में पैसा रख के बैठे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है। तो ऐसे समय लोअर वुड बी डिमांड फॉर मनी। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो पैसा जेब में रखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, बेटर है पैसा बैंक में रखो, लोअर डिमांड फॉर मनी रखो। ऑप्शन है डी। ठीक है, आंसर आपको पुट करके देखने पड़ेंगे। रियल मनी इज नॉमिनल मनी एडजस्टेड टू प्राइस लेवल, रियल नेशनल इनकम, मनी डिमांडेड एट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल। बताइए रियल मनी का मतलब क्या होता है? रियल मनी, रियल मनी, रियल इनकम बोलना चाहिए था। नॉमिनल मनी एडजस्टेड टू प्राइस लेवल, क्या है इसका आंसर? रियल मनी। ठीक है, तो नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय प्राइस, रियल जीडीपी चाहिए था। मनी डिमांड, नहीं नहीं, ये सी तो बिल्कुल ही नहीं है, कतई नहीं है। 2 मिनट देना, मैं एक बार चेक कर लूं। मैं खुद इस ऑप्शन में कंफ्यूज। आंसर इज ए, आंसर शुड बी ए। रियल मनी, रियल मनी का मतलब होता है रियल इनकम। रियल इनकम कैसे निकलेगी? आप मनी इनकम लो और उसमें प्राइस लेवल एडजस्ट कर दो। तो आंसर इज ए, ए को लॉक किया जाए। ये आपकी बात कर रहे हैं रियल इनकम की। दो इनकम होती है, एक मनी इनकम होती है, एक रियल इनकम होती है। रियल इनकम मतलब परचेसिंग पावर और मनी इनकम मतलब रोकड़ा। तो ये बोल रहे हैं मनी को अगर आप इन्फ्लेशन से, प्राइस से एडजस्ट कर दे तो मिल जाएगा। ठीक है, डी नहीं है इसका आंसर। मॉड्यूल में या मेरे से गलती से डी हुआ है, पर आंसर है ए। इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच किसने दिया है? याद है क्या? इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच किसने दिया है? बाउमुल और टॉबिन ने। ये बोलते हैं कि भैया आप एक इन्वेंट्री की तरह, आप इसे एक रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट करिए। ठीक है, अच्छा, वो मॉडल क्या बोलता है? अंडर रूट 2AT डिवाइडेड बाय एच। सिंपली बोलता है 2AT डिवाइडेड बाय एच। अगर टी यानी ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, एच यानी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी गिरेगा। क्यों? क्योंकि टी न्यूमरेटर में उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एच डिनोमिनेटर उसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। एक्सप्लेन द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट। यस सर। एक्सप्लेन द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट। नो सर। एक्सप्लेन द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड जनरल प्राइस लेवल। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। explain the nature of expectation of people with respect to interest rate and bond price। नहीं सर। अब आप इसमें से बताइए सबसे सही कौन सा है? सर वैसे तो ए भी सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है, लेकिन इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच के हिसाब से अगर देखें, एक्सप्लेन्स द, एक्सप्लेन्स द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट। ए, मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया, ए सबसे सही आंसर है।
टाइम है एवेंजर, करना है तो कर ले, नहीं हो रहा है तो मत कर। टाइम है, करना है तो कर ले, नहीं तो नहीं। रिजर्व मनी को क्या बोला जाता है? सेंट्रल बैंक मनी, फिएट मनी, हाई पावर्ड मनी, बेस मनी, सब कुछ बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंडर मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम में अब हम जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकते हैं। एम्पावर्ड टू इशू करेंसी टू एनी एक्सटेंट बाय कीपिंग इक्विवेलेंट रिजर्व। सर इक्विवेलेंट रिजर्व रखने की कोई बात ही नहीं। एम्पावर्ड टू इशू करेंसी टू एनी एक्सटेंट कीपिंग ओनली सर्टेन मिनिमम रिजर्व, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मिनिमम रिजर्व रखना चालू कर दे, बी इज द आंसर। पढ़िए। इफ द बिहेवियर ऑफ पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक इज कांस्टेंट, ये क्वेश्चन अच्छा है, एलिमिनेशन बेस्ट है सर, उससे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, इफ द बिहेवियर ऑफ पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक इज कांस्टेंट, आप जानते हैं जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई उसको कौन कौन डिटरमाइन करता है? सर उसको सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है, उसको कमर्शियल बैंक डिटरमाइन करता है, और उसको पब्लिक भी डिटरमाइन करती है। तो बोले इनको और इनको 2 मिनट कांस्टेंट रखो। हमने बोला ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब यह है कि अभी मनी सप्लाई सिर्फ और सिर्फ आरबीआई पे डिपेंडेंट है? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं आरबीआई ज्यादा मनी प्रिंट करेगा, देश में मनी का सप्लाई ज्यादा होगा? क्यों सर? इनको तो कांस्टेंट रखा है, अज्यूम करते हैं इनका हाल फिलहाल कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। सो टोटल सप्लाई ऑफ नॉमिनल मनी इन इकोनॉमी विल वेरी डायरेक्टली विद सप्लाई ऑफ नॉमिनल हाई पावर्ड मनी इशूड। ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 2 बाय होता है ना फॉर्मूला, अंडर रूट 2AT डिवाइडेड बाय एच होता है। क्या बोल रहे हैं आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। टोटल सप्लाई ऑफ नॉमिनल मनी विल वेरी डायरेक्टली विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनवर्सली विथ रिजर्व। सर कुछ भी बोल रहे हैं। टोटल सप्लाई, सर अब देखिए अगर बी नहीं है तो डी नहीं है, तो ए तो सही मुझे मिल गया 100%, में ए पे जाऊं। अच्छा ठीक है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका, मैं देख लूंगा। मुन्निक, the size of money multiplier is determined by, size of money multiplier is determined by currency ratio, required reserve ratio, excess reserve ratio। सर ऑल, सर मनी कितना मल्टीप्लाई होगा वो डिपेंड करता है करेंसी रेशो पे। करेंसी रेशो जितना छोटा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि करेंसी रेशो छोटे होने का मतलब है बैंक में ज्यादा पैसा रख रहे हो, मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। रिक्वायर्ड रिजर्व जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा मनी मल्टीप्लायर। एक्सेस रिजर्व जितना कम रहेगा उतना ज्यादा रहेगा मनी मल्टीप्लायर। तो करेक्ट आंसर इस सर सभी पे डिपेंड है। सर कहां से करूं, आपका कोई वीडियो अवेलेबल है? सब कुछ तो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट चेक करो, जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो चल रहा है वो प्लेलिस्ट चेक करो, सब कुछ डल रखा है, A to Z सब कुछ करवा रखा है। फॉर अ गिवन लेवल ऑफ मॉनिटरी बेस एंड इंक्रीज इन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो बढ़ गया है, आरआरआर बढ़ गया है, तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, डिक्रीज द मनी सप्लाई। हाँ देख लिया निक, देख लिया टर्म, किसका फॉर्मूला बताना है। आगे बढ़िए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया इज टू रिड्यूस फूड शॉर्टेज, गलत। इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, ओवरऑल मॉनिटरी स्टेबिलिटी, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी से कोई लेन देन नहीं। अब दो हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। मॉनिटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव बताइए। सर मॉनिटरी पॉलिसी का क्या ही ऑब्जेक्टिव होगा? ओवरऑल मॉनिटरी स्टेबिलिटी या बैंकिंग सिस्टम? ओवरऑल मॉनिटरी स्टेबिलिटी इन बैंकिंग सिस्टम। देखिए ये वाला ऑब्जेक्टिव ना हाफ है, सिर्फ बैंकिंग की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैंक की बात कैसे कर सकते हो? एनबीएफसी तेल लेने गए, लोगों के पास जो करेंसी है वो तेल लेने गई। सर ओवरऑल लेवल पे चाहिए। ओवरऑल लेवल पे चाहिए, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ओवरऑल। सर आपने सी क्यों कट किया? क्योंकि वो सिर्फ बैंक की बात कर रहा है, सिर्फ बैंक से मेरा क्या होगा? ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statement is correct? Governor of RBI in consultation with Ministry of Finance decide policy rate। मैं आप लोगों को बता देता हूं, आरबीआई ऑटोनॉमस बॉडी, आरबीआई में काउंसिल रहती है, वो डिसाइड करती है, ना ही सिर्फ और सिर्फ गवर्नर की चलती है,
ना ही सरकार के साथ उनका कोई लेन देन है। इसलिए गवर्नर मिनिस्ट्री से बात करता है, गलत बोल रहे हो, गवर्नर और मिनिस्ट्री का कोई लेन देन। While CRR has to be maintained by bank as cash with RBI, SLR is required. Holding of approved asset by themselves, yes. When repo rate increases, it means bank can now borrow money through open market operation. Sir, no, कुछ भी बोल रहे हो। मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन नहीं था। मोहित में क्या क्या बताऊं, ठीक है, मैं आपको क्या क्या सिखाऊं, आपको हर चीज चाहिए मुझसे, ऐसा थोड़ी होता है। मैं अपने टारगेट से आता हूं, ठीक है, मैं अपने टारगेट से आता हूं भैया। आप मुझसे हर चीज मांगेंगे, कभी भी कोई भी चीज पूछेंगे, भैया इतने दिन से आपने पूछा नहीं, अब आखिरी के मिनट भी मुझसे पूछेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। मैं अपने देखो अपने टारगेट से आ रहा हूं। देखो भैया, मैंने पिछले कितने 77 मिनट्स के अंदर 80 क्वेश्चन करवाए, मैं मेरे टारगेट से चल रहा हूं, आप जल्दबाजी मत करिए। मैं आराम से अपने 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, 90 भी हुए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, जितने करवा रहा उतने दिमाग में जाने चाहिए, सीधी बात है। बचे हुए 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, क्यों इतनी मचत करनी, आराम से करूंगा मैं। हाँ, कोई मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है भैया। गिवन नंबर ऑफ लेबर, अब ये वाला देखना, ये समझाना पड़ेगा। गिवन द नंबर ऑफ लेबर आवर टू प्रोड्यूस क्लॉथ एंड ग्रेन इन टू कंट्रीज गिवन, द लेबर कॉस्ट आवर फॉर प्रोडक्शन इज गिवन। ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से सुनना। कंट्री ए को क्लॉथ बनाने में 40 घंटे लगते हैं और कंट्री बी को 80 घंटे लगते हैं। ग्रेन बनाने में इसको लगते हैं 40 घंटे, इसको लगते हैं इतने घंटे। अब इसने, मेरे स्टाफ ने क्वेश्चन ही उड़ा दिया। क्वेश्चन ये था कि ग्रेन्स किसने बनाना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन ये था, हाँ सॉरी दे रखा है, विच कंट्री शुड प्रोड्यूस ग्रेन, ग्रेन किसने बनाना चाहिए। अब बात करते हैं क्लॉथ की। सर क्लॉथ कंट्री ये 40 घंटे में बनाती है, 80 घंटे में बना रही है, अरे वाह तुम तो कम टाइम में बना लेते हो, तुम बनाओ ये। और ग्रेन को तुझे 80 घंटे लगते, तुझे 40 घंटे लगते, भैया तू ग्रेन बना। और इस थ्योरी को बोलते हैं थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तू बना ले भैया ग्रेन और तू बना ले अपना क्लॉथ, बिल्कुल सही। रिकार्डो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। रिकार्डो बेटा थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कल ही सिखाया, सिर्फ और सिर्फ लेबर को कंसीडर किया है, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। आंसर इज डी। वीईआर का मतलब क्या होता है, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेनमेंट, यानी कि एक्सपोर्टिंग कंट्री कुछ टाइम के लिए एक्सपोर्ट रोक देती है, एंड इंपोर्टिंग कंट्री वॉलेंट्री रिस्ट्रेन द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट कैन बी एक्सपोर्टेड इनटू कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। ये सही लग रहा है। डोमेस्टिक फर्म एग्रीइंग टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। सर यहां पर कहीं भी आपने एक्सपोर्ट रोकने की बात नहीं करी है। The exporting country voluntarily restrain the quantity of good that can be exported। अब ए सही है या सी सही है। सर वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेनमेंट मतलब क्या है, इंडिया के एक्सपोर्टर्स बोलते हैं कि भैया हम बांग्लादेश में माल नहीं बेचेंगे, तो ये वीईआर लगा कौन रहा है, ये एक्सपोर्टर्स लगा रहे हैं। इंडिया के एक्सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि भैया बांग्लादेश में माहौल सही नहीं, हम बांग्लादेश में माल नहीं बेचेंगे, तो एक्सपोर्टिंग कंट्री लगाता है, इंपोर्टिंग कंट्री नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टेरिफ बैरियर। नॉन टेरिफ बैरियर यानी कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टेरिफ, इसमें से कौन सा नॉन टेरिफ नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा टेरिफ है। देखिए कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ये नॉन टेरिफ तरीका है, यहां पे टेरिफ की बात नहीं हो रही है, नॉन टेरिफ है। इंपोर्ट कोटा यहां पर भी टेरिफ की बात नहीं हो रही है, नॉन टेरिफ है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ड्यूटी मतलब टैक्स, सर ये टैरिफ है। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन ये नॉन टैरिफ है। देखिए यहां पर भी टैक्स की बात नहीं हुई, यहां भी टैक्स की बात नहीं हुई, यहां भी टैक्स की बात नहीं हुई, तो ये भी नॉन टैरिफ है, ये भी नॉन टैरिफ है, ये भी नॉन टैरिफ, तो कौन सा नॉन टैरिफ नहीं है, सर सी। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, एक बार इंपोर्टेड गुड्स हमारे देश में आ गए, अब इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। द प्रोक्योरमेंट विद इन द डब्ल्यूटीओ फॉर रिजॉल्विंग द प्रोसीजर विद इन द डब्ल्यूटीओ फॉर रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट, नहीं सर। द प्रिंसिपल दैट इंपोर्टेड प्रोडक्ट आर टू बी ट्रीटेड नो वर्स इन डोमेस्टिक मार्केट देन लोकल वंस, ये बिल्कुल सही है सर। एक बार गुड्स इंपोर्ट होकर आ गए, अब आप उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे।
एक्सपोर्ट प्रोडक्ट नहीं, नेशनल ट्रीटमेंट इंपोर्टेड प्रोडक्ट होता है। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने यूएस से माल मंगवाया, अब आप भेदभाव मत करिए, एक बार मैंने माल मंगवा लिया, अब आप इनके साथ भेदभाव मत करिए, ठीक है, अब आप इनके साथ भेदभाव मत करिए, इंपोर्टेड प्रोडक्ट के साथ भेदभाव नहीं करेगी, इसे बोलते हैं नेशनल ट्रीटमेंट। अच्छा, एग्रीमेंट और टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, एग्रीमेंट और टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग से पहले एमएफए हुआ करता था, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। Provide that textile trade should be deregulated gradually and the tariff should be increased। सर टैरिफ इंक्रीज करने की बात, WTO कभी टैरिफ इंक्रीज करने की बात नहीं करता। रिप्लेस द मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, ये तो सही है। ग्रांटेड राइट टू टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंक्रीज टैरिफ, इंक्रीज टैरिफ कभी हो ही नहीं सकता। स्टिपुलेट दैट टैरिफ शुड बी सेम, ऐसा भी नहीं होता है। ऑल एल्स इक्वल, which of the following is true if consumer of India develop taste of imported commodity and decide to buy goods from US। भैया देखिए बाकी सारी चीजें 2 मिनट साइड में रखिए, हमें यूएस के गुड्स का कौन से नंबर का क्वेश्चन है भैया ये हमारा? सर ये 87 पर आ गया, 12-13 क्वेश्चन है गए। सर आपने कहा था अब तो नहीं करवाऊंगा, उन्निक अब नहीं करवाऊंगा, वो चौथी पांचवी बार बोला अब नहीं करवाऊंगा मैं, इरिटेट कर दिया है। यहां टीचर सुबह उठते से 100 क्वेश्चन करवा रहा है, मरे जा रहे हो एक क्वेश्चन के पीछे, क्या यहाँ पे कंचे खेल रहा हूं मैं? दिमाग मत खराब करो मेरा। अरे करवा रहा है टीचर, पागल हो गए हो क्या? कुछ भी चलता है। सर बाकी सारी चीजें साइड में रखो, ये बोल रहे हैं कि हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ना वो इंपोर्टेड गुड्स की तरफ बहुत जागे। सो डिमांड कर्व फॉर डॉलर शिफ्ट टू द राइट एंड इंडियन रूपी एप्रिशिएट। अब देखिए मेरा इंपोर्टेड गुड के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण हो गया, तो मैं बहुत ज्यादा इंपोर्ट करूंगा, और इंपोर्ट करने से मेरी रेट 80 की जगह 85 हो जाएगा, मेरी करेंसी की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने से क्या हो जाएगा, बहुत इंपोर्ट हो रहा है, करेंसी की डिमांड बढ़ते जा रही है, मेरा एक्सचेंज रेट गिर रहा है। So demand for dollar curve shift to the right and Indian currency appreciate। Sir Indian currency appreciate तो नहीं हो रही, depreciate हो रही। The supply of dollar shrink and therefore import price decreases। The demand curve for dollar shift to the right, डिमांड तो बढ़ जाएगी and Indian rupee depreciate, ये बिल्कुल सही है। सर देखिए डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो डॉलर का डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और हमारा रेट भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई बढ़ जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा। तो सर 80 की जगह रेट क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द राइट एंड एज कॉन्सिक्वेंस एक्सचेंज रेट डिक्लाइंस, एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्ग हुआ है। शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द राइट एंड एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस। More unit of domestic currency are required to buy, domestic currency depreciate। भैया देखिए अगर मेरे देश में बहुत ज्यादा सप्लाई हो रहा है फॉरेन करेंसी का, तो मेरे देश में क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो रहा है तो मेरी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, और करेंसी स्ट्रांग होने का मतलब रेट 80 की जगह 75 हो गया, पहले 80 रुपए देने पड़ते थे, 75 रुपए में काम हो गया, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट तो नहीं हुई, एप्रिशिएट हुई है। मोर यूनिट देने पड़ रहे हैं क्या सर, कम यूनिट देने पड़ रहे हैं। सप्लाई कर्व का क्या बोल सकते हो सर, ज्यादा फॉरेन करेंसी आ रहा है तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू राइट, और एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, एक्सचेंज रेट गिर रहा है, एक्सचेंज रेट विल फॉल। देखो एक्सचेंज रेट फॉल हो रहा है और करेंसी एप्रिशिएट हो गई, एक्सचेंज रेट गिरने का मतलब ही है कि करेंसी एप्रिशिएट हो गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल, डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन, लोन फ्रॉम IMF, सॉफ्ट लोन, ऑल। सर सभी तरीके से कैपिटल आता है, ये पूछ रहे कैपिटल कहां से आता है, सर फॉरेन एड एंड असिस्टेंस आता है, लोन आता है, FDI, FPI, इंटर गवर्नमेंट लोन, सॉफ्ट लोन, वर्ल्ड बैंक लोन, सब कुछ आता है फॉरेन कैपिटल मूवमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे देश में FDI क्यों आती है, सिक्योर एक्सेस टू मिनरल और रॉ मटेरियल, ताकि हमारे देश से मिनरल और रॉ मटेरियल यूज करें, बराबर है। डिजायर टू कैप्चर लार्ज मार्केट, सही है। डिजायर टू इन्फ्लुएंस होम कंट्री इंडस्ट्रीज, बेटा देखिए FDI आता है इसलिए ताकि उसको नया रॉ मटेरियल मिले, नया मार्केट मिले, हमारे लोगों को कंट्रोल करने के लिए। भैया वो तो कॉलोनियल रूल था, वो नहीं है सर। आगे पढ़िए, इंडियन इंडस्ट्री स्टैग्नेट क्यों हो गई,
क्योंकि इंडियन, पढ़िएगा 10 क्वेश्चन, हमारे पास 4 मिनट है, जितने क्वेश्चन होंगे तुम्हारी किस्मत। इंडियन इंडस्ट्री स्टैग्नेट हो गई ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम, क्यों? इंडियंस वेर कीन ऑन बिल्डिंग ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली, नहीं। डेटोरेशन वाज कॉज्ड बाय हाई प्राइस एंड ड्रॉट, नहीं। इंडियन मैन्युफैक्चर कुड नॉट compete विथ मशीन मेड गुड, तो आंसर इज सी। द फर्स्ट वेव ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन 1991 में आया, पर पहला लिबरलाइजेशन 1980 से 1990, स्पेसिफिकली 1981 से शुरू हुआ, 1980s में आया, ठीक है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को रिप्लेस किया रोडटेप, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। कब इसको किया? 2021 में। रोडटेप, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, 2021 में इसको रिप्लेस किया, ठीक है। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ए, रोडटेप 2021, याद रखना 2021, अभी 3 साल पहले की बात। फेम, फेम का मतलब होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल, एनहांस फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, नहीं, टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, बी है इसका आंसर। ई नाम का मतलब क्या है? सर ये एक इलेक्ट्रॉनिक मंडी है जिसके थ्रू हमने सारे किसानों को जोड़ रखा है। इलेक्ट्रॉनिक नेम गिवन टू सिटीजन, नहीं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग यूनिफाइड मार्केट, यस। अब पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जिसमें आपने सारी मंडी को लिंक कर दिया, यस, द आंसर इज डी। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड एंड एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट वेयर रिस्ट्रिक्टेड, इंडिया में क्यों रिस्ट्रिक्ट करा गया था? पहले क्यों नहीं आने देते थे? सर इसलिए नहीं आने देते थे, हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे हमारे देशवासियों को। द गवर्नमेंट वांटेड पीपल टू फॉलो बी इंडियन बाय इंडियन, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज फॉरेन गुड्स वेयर कॉस्टली, ऐसा भी कुछ नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी वाज डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हम बचाव करना चाहते थे, ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के घाव से उभरे नहीं थे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी पता है क्या? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 24 जुलाई 1991। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है खरीदना, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेचना। द पॉलिसी वेयर बाय गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट वेयर रिड्यूस टू करेक्ट फिस्कल डेफिसिट। द पॉलिसी ऑफ सेल ऑफ पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग टू पब्लिक सेक्टर, ये सही है, अपना बेच रहे हैं, सेटअप बेच रहे हैं। देखो 1 मिनट और हमारे पास क्वेश्चन है 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन को व्हीट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, बहुत साइंटिफिक मेथड यूज किए इसमें हमने। यूज ऑफ सॉइल फ्रेंडली मैन्योर टू प्रिजर्व सॉइल फर्टिलिटी, सही है। ग्रो मोर क्रॉप बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड टू लैंडलेस, सर लैंड टू लैंडलेस थोड़ी है। हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन, ये ज्यादा सही है। डाइवर्सिफिकेशन टू हॉर्टिकल्चर, सर हॉर्टिकल्चर नहीं है, वीट से रिलेटेड था हमारा। नेक्स्ट, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, 1948 में जो पॉलिसी आई थी वो किस लिए आई थी? सर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल जस्टिस। मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, सर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, मार्केट की तरफ ध्यान थोड़ी था, सोशलिस्ट इकोनॉमी थे हम। शिफ्ट फ्रॉम स्टेट टू प्राइवेट, गलत। एक्सपांडेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेने पड़ रहे थे, बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन, द पोस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमी वाज रूटेड इन कैपिटलिस्ट मोड, पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी वाज रूटेड इन, इंडिपेंडेंस के बाद हमने सोशलिज्म अपनाया, कैपिटलिज्म नहीं था। सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्टेड बाय स्टेट, बिल्कुल स्टेट उसको लीड करता था। सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन बाय प्राइवेट सेक्टर, गलत। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड बाय प्राइवेट सेक्टर, नहीं। लीजिए हो गया।